bonds are affected by credit enhancement. So क्या होता है कई बार कि जो भी इशूइंग एंटिटी होती है, ठीक है, whoever tries to raise funds, तो एक मेन अथॉरिटीज़ फॉर एग्जांपल जैसे हमारे केस में सेबी और रिलायंस को ले लेता है. सो रिलायंस ने बोला कि यार मुझे पैसा रेज़ करना है, तो उसने बोला कि हाँ भाई. सेबी ने बोला कितना रेज़ करना है, उन्होंने बोला 100 करोड़. रिलायंस ने बोला मुझे 100 करोड़ चाहिए. तो सेबी बोल सकता है कि यार नहीं यार ठीक है 100 करोड़ से चाहिए वो ठीक है, तो एक काम कर, कोलैटरल कितना देगा. उसने बोला कि यार मैं 150 करोड़ का 100 करोड़ का कोलैटरल दूंगा. तो सेबी हैज़ द ऑप्शन ऑफ सेइंग नो, बिकॉज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, सेबी बोल सकता है कि वी हैव टू ओवर कोलेट्रलाइज. ओवर कोलेट्रलाइज से मतलब है कि अगर तुम्हें 100 करोड़ चाहिए तो तुम्हें कम से कम 125 करोड़ या 150 करोड़ का कोलेट्रल देना होगा इन ऑर्डर टू रेज फंड्स. उससे कम में मैं तुम्हें नहीं दे सकता. सो ओवर कोलेट्रलाइजेशन जो बैंक्स खासकर करते हैं कि ओवर कोलेट्रलाइजेशन कैन बी डन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लेंडर्स इन एनी केस. ठीक है. सो इंटरनल क्रेडिट एनहांसमेंट कैन बी डन वाया ओवर कोलेट्रलाइजेशन. दूसरा तरीका होता है कैश रिजर्व फंड क्रिएट कर दो. ये बहुत सारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं उसमें चीज़ दिखेगी. उसमें क्या करते हैं, सो वेन एवर अ गवर्नमेंट इज़ इशूइंग एनी बॉन्ड इन द मार्केट, वो एक कैश रिजर्व फंड क्रिएट कर देता है. एक इंटरनल एक कैश रिजर्व फंड क्रिएट कर देता है विच विल बी यूटिलाइज टूवर्ड्स मेकिंग द पेमेंट. सो मुझे याद है एक गुजरात गवर्नमेंट, गुजरात की कोई क्वासी गवर्नमेंट एंटिटी थी, उनका एक बॉन्ड था. सो उसमें द पेमेंट्स वो मेड आउट ऑफ द स्टेट बजट. स्टेट गवर्नमेंट का जो फंड होता है उसमें से दे हैड क्रिएटेड अ सर्टेन रिजर्व, and that reserve was specifically deployed towards the payment of the cash flows of bonds for any issued by any quasi government entity. So this can be one way by which you can raise money, by which you can do internal credit enhancement and raise money. थर्ड वे इज़ ट्रांचिंग ऑफ बॉन्ड. ये काफ़ी जिन कंपनीज की हालत ख़राब हो गई होती है ना, यूजुअली मैंने उनमें देखा है, उसमें क्या करते हैं, दे ट्रांच द बॉन्ड. ट्रांचेस ऑफ बॉन्ड से मतलब है दैट यू डिवाइड द बॉन्ड इन अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द सीनियरिटी ऑफ क्लेम्स. सो फॉर एग्जांपल कि अगर कोई लॉस हो रहा है बिकॉज सर्टेन मॉर्गेज जो है या सर्टेन असेट है, इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल. सो सबसे पहले जिसकी सबसे कम सीनियरिटी होगी ना इन द बॉन्ड ट्रांचेस, सबसे पहले उसको सेटल किया जाएगा. सबसे पहले उसमें से उसको हटाया जाएगा. देन गोज़ फॉर द हायर बॉन्ड, देन गोज़ फॉर द हायर बॉन्ड. इससे क्या होता है, जो सबसे सेफेस्ट बॉन्ड्स होते हैं दे हैव द लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट एंड हेंस लेस इम्पैक्ट इज देयर ऑन दैम. सो you divide a bond into different tranches according to the seniority, and any loss which happens due to non-performance are first absorbed by the bonds with the lower seniority. So for example 1000 करोड़ का कोई इशू है, उसमें से सपोज़ कि 500 करोड़ बिल्कुल जो अनसिक्योर्ड वाला पार्ट है उनके पास है, 300 करोड़ जो नॉर्मल सिक्योर्ड है उनके पास है, 200 करोड़ है वो फुल्ली सिक्योर्ड है. सो अगर मान लो कोई कल को 750 करोड़ का डैमेज आता है इन द पोर्टफोलियो, या कंपनी इज़ नॉट एबल टू पे 750 करोड़, सो सबसे पहले जो लोएस्ट ट्रांच है उसको हटाया जाएगा. देन जो उससे थोड़ी सीनियर है फिर उसको हटाया जाएगा. एंड अगर कुछ बचा देन ओनली दैट इम्पैक्ट विल बी ट्रांसफर टू द सुपर सीनियर और द मोस्ट सेफेस्ट ट्रांच. उसके नीचे वाले ही सब लॉस झेलेंगे, सुपर सीनियर वाला नहीं झेलेगा. दिस इज कॉल्ड अ वाटरफॉल स्ट्रक्चर वेयर द हाइएस्ट level in the waterfall is the most secured one. जैसे जैसे नीचे आते जाते हो the level of risk increases in the structure. Okay, so this is one way in which internal credit enhancement is done. इसके बाद हम आते हैं structuring of cash flows of fixed income securities. So क्या होता है, पेमेंट करने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं. यू कैन पे ईदर इन वन गो, और यू कैन पे इंटरेस्ट पहले एंड देन द फुल अमाउंट बाद में, और ईदर यू कैन पे इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल साथ में. सो जहाँ पे यू आर पेइंग द इंटरेस्ट अमाउंट पहले, द कूपन अमाउंट पहले, एंड उसके बाद आप प्रिंसिपल पे कर रहे हो, उसे कहते हैं बुलेट स्ट्रक्चर. क्योंकि ये क्या है, बुलेट नहीं होती जैसे कि बुलेट आगे से तो एक छोटी सी होती है, एंड देन जैसे जैसे हम उसके पीछे वाला पार्ट है दैट इज़ बिग. सिमिलरली बुलेट स्ट्रक्चर में क्या होता है, शुरू के कूपन छोटे छोटे होते हैं, एंड जो बाद वाला पार्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है, विच इज़ अ फाइनल पेमेंट.
which is also called the balloon payment, as it includes both the principal and the interest component both. ठीक है. uh, and when the bond is when the periodic payments of the bond are having both interest and principal component, then it is called a amortized loan, because उसमें आप partially लोन भी पे कर रहे हो और साथ साथ इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो. जैसे हम हमारे होम लोन या कोई भी लोन होता है उसको जैसे पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन, क्योंकि आप उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पे कर रहे होते हो. बॉन्ड्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोविजन होता है विच इज़ कॉल्ड सिंकिंग फंड प्रोविजन. सिंकिंग फंड, जैसे मैंने इनिशियली इंटरनल कोलेटरलाइजेशन में बताया था कि यू आर क्रिएटिंग और सेटिंग असाइड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी in order to reduce your outstanding amount that is needed to be paid at the time of maturity. आप एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पैसा पहले ही साइड में निकाल कर रख रहे हो कि ठीक है भाई, अगर मुझे अपना कैश फ्लो, बॉन्ड के कैश फ्लो रीपे करने हैं, तो मैं इस पैसे को यूज़ करूँगा टू पे ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट इन द बॉन्ड. Bonds issued by setting aside a sinking fund are usually less risky, which is understandable, and are backed by a collateral, which is the sinking fund in this case. Bonds with the sinking fund provision are usually redeemed at par. If the market price is less than the sinking fund redemption price, issuer can satisfy the sinking fund provision by buying the bonds in the open market with a par value equal to the amount of bonds that must be redeemed. इसको समझने वाली चीज़ है. इसमें क्या हुआ, ये कह रहे हैं कि जो बॉन्ड जिनमें सिंकिंग फंड होता है वो 99% पार पे ही रिडीम हो गया. बट चलो मान लो कि क्या हुआ, मार्केट प्राइस है वो सिंकिंग फंड रिडेम्पशन प्राइस से कम है, यानी पार वैल्यू से अगर कम है, तो इशूअर क्या कर सकता है, उतने ही वैल्यू के वो सिंकिंग फंड बॉन्ड्स, उतने ही वैल्यू के बॉन्ड्स मार्केट में इशू कर सकता है, विच हैज़ टू बी रिडीम्ड. जितनी अमाउंट का रिडीम करना है उतनी वैल्यू के बॉन्ड इशू कर दो और मार्केट में, उसको क्या नुकसान है. बट वो तभी हो सकता है जब इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट बढ़ गई हो. इंटरेस्ट रेट अगर मार्केट में बढ़ गई है, जो बॉन्ड है वो पार वैल्यू से नीचे ट्रेड करेगा, ऐसे केस में रिडेम्पशन, ऐसे केस में जो भी बॉन्ड इशूअर है वो भाई पार वैल्यू तो देगा नहीं और उसका नुकसान है. तो सबसे बढ़िया तरीका है आप नए बॉन्ड इशू कर दो, ठीक है, टू द वैल्यू ऑफ द रिडेम्पशन, और जितनी वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन है उसी के मैंने नए बॉन्ड इशू कर दिए. नए बॉन्ड नेचुरली कम प्राइस में मुझे इशू करने पड़े, ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग जिसको मैं रिडीम करना है उसको मैं रिडीम कर दूँगा. दिस इज़ अ वेरी गुड एंड लॉजिकल सीक्वेंस, मतलब इसमें बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है. अब आते हैं हम एक्सटर्नल क्रेडिट एनहांसमेंट में. अभी हमने पढ़ा इंटरनल क्रेडिट एनहांसमेंट. इंटरनल क्रेडिट एनहांसमेंट कैसे हो सकता है, या तो भाई आप कुछ पैसा सेट असाइड कर दो या ओवर कोलैटरलाइज कर दो, ठीक है, इससे आप इंटरनल क्रेडिट एनहांसमेंट कर सकते हो, ठीक है. अब आते हैं एक्सटर्नल क्रेडिट एनहांसमेंट में. एक्सटर्नल क्रेडिट एनहांसमेंट भी तीन तरीके से हो सकता है. या तो आप श्योरिटी बॉन्ड ले लो. श्योरिटी बॉन्ड क्या होता है, अगर कोई इंश्योरेंस फील्ड से रिलेटेड है, उसने कभी पढ़ा या सुना होगा, दैट श्योरिटी बॉन्ड्स में दीज आर इशूड बाय इंश्योरेंस कंपनी. इंश्योरेंस कंपनीज बोलती है कि इन द केस ऑफ डिफॉल्ट आई विल पे वॉट एवर अमाउंट इज़ ड्यू टू दिस पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है. श्योरिटी बॉन्ड के केस में इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है कि मैं पेमेंट करूँगी अगर इस बंदे ने अपने डेट को सर्विस करने में कोई भी शॉर्टफॉल आया तो. दूसरा होता है बैंक गारंटी. अगेन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टर्म में बहुत ही फेमस टर्म है बैंक गारंटी. सो बैंक गारंटी में क्या होता है, द बैंक गिव्स एन अश्योरिटी टू द कॉन्ट्रैक्टर ऑन बिहाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर टू द सर्विस प्रोवाइडर कि भाई अगर कल को ये बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट आपसे ले रहा है वो अगर नहीं कर पाया या कुछ कमी रह गई, तो जो भी पेमेंट करना है उस कॉन्ट्रैक्ट का वो पेमेंट बैंक करेगा. भाई कैसे हुआ, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल इसमें तीन पार्टीज होती है. एक होता है सिविल कॉन्ट्रैक्टर, जिसने मान लो कि कोई रोड कंस्ट्रक्शन का कोई प्रपोजल उठा लिया कि भाई मैं आपके लिए ये रोड बना दूँगा. गवर्नमेंट टेंडर्स इशू करती है, तो उसने बोला कि टेंडर ले लिया और बोल दिया गवर्नमेंट को कि भाई मैं रोड बना के दे दूँगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है. और दूसरी पार्टी इसमें होती है बैंक, ठीक है. बैंक क्या करती है, बैंक जो जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जैसे हमारे केस में गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया सिविल कॉन्ट्रैक्टर, तो बैंक क्या करता है, गवर्नमेंट को अश्योरिटी देता है कि भाई ये बंदा ये काम कर लेगा, और कल को अगर नहीं कर पाया तो आपका जो भी खर्चा है वो बैंक देगा इस बंदे के बिहाफ पे, ठीक है. तीसरी पार्टी इसमें नेचुरली गवर्नमेंट होती है, जो टेंडर्स वगैरह इशू करती है कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए.
सो इमेजिन कि कोई बंदा है, सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, उसने रोड कंस्ट्रक्शन का टेंडर लगाया, गवर्नमेंट ने उसका टेंडर एक्सेप्ट करा, 5 करोड़ का प्रपोजल है, उसने बोला कि ठीक है मैं बना दूंगा, बैंक ने बैंक गारंटी दे दी। खुदा न खास्ता अगर वो बंदा वो काम नहीं कर पाया, उस केस में क्या होता है, बैंक गारंटी जो बैंक ने दी होती है ऑन बिहाफ ऑफ द सिविल कॉन्ट्रैक्टर टू द गवर्नमेंट, वो चैनलाइज हो जाती है, और अगर वो बंदा काम नहीं कर पाता है देन बैंक हैज़ टू पे द अमाउंट टू द गवर्नमेंट, क्योंकि बैंक ने एक्सटर्नल क्रेडिट एनहांसमेंट करके दिया था टू द गवर्नमेंट कि यार ये बंदा काम करके देगा ही देगा, नहीं देगा तो हम पेमेंट करेंगे। एंड फिर उसके बाद क्या होता है, जो बैंक होता है वो वसूल करता है सिविल कॉन्ट्रैक्टर से। So this is in short what bank guarantee is. Third is letter of credit. It is a promise to lend money to the issuing entity if it doesn't have enough cash to make the promised payment. ये मतलब बहुत सिंपल है कि कल को अगर मान लो आपने पैसे लिए, ठीक है, आप नहीं चुका पाते, तो जिस एंटिटी ने आपके बिहाफ पे लेटर ऑफ क्रेडिट दिया था वो आपके बिहाफ पे पेमेंट करेगी उस पैसे का। सो दीज आर 3 काइंड ऑफ एक्सटर्नल क्रेडिट एनहांसमेंट विच आर डन, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ टैक्सेशन ऑफ बॉन्ड इनकम। सो ये डिफरेंट कंट्रीज़ में डिपेंडिंग अपॉन यू नो व्हाट स्ट्रक्चर्स आर देयर, क्या उधर टैक्सेशन किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है वो सब है, उस अकॉर्डिंग टैक्स होता है। सो आई थिंक दिस इज समथिंग विच यू कैन जस्ट रीड एंड पास इट ऑन। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं विच आर कॉल्ड फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। ये थोड़े से अभी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, आई थिंक थोड़ा बहुत यूटिलाइजेशन का लेवल 2 लेवल 3 में होगा। फ्लोटिंग रेट नोट्स क्या होते हैं? फ्लोटिंग रेट नोट्स होते हैं जहाँ पे जो फ्लोटिंग रेट जो रेट होती है बॉन्ड की, दैट इज़ बेस्ड अपॉन अ रेफरेंस रेट प्लस एक उसमें मार्जिन अमाउंट रहता है। मोस्ट फ्लोटर्स पे क्वार्टरली, वेरिएबल नोट इज़ द वन फॉर विच मार्जिन इज़ नॉट फिक्स्ड, वहाँ पे मार्जिन अमाउंट भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। एक फ्लोटिंग रेट नोट में कैप भी होता है, फ्लोर भी होता है, एंड दीज बोथ आर फॉर द बेनिफिट ऑफ बॉन्ड इशूअर एंड बॉन्ड होल्डर बोथ, ठीक है। एंड इनवर्स फ्लोटर हैज अ कूपन रेट दैट इंक्रीजेज व्हेन रेफरेंस रेट डिक्रीजेज एंड डिक्रीज व्हेन रेफरेंस, मतलब दीज आर वेरी बेसिक स्टफ विच यू कैन जस्ट रीड। नेक्स्ट हम जिस पे आते हैं वो है स्टेप अप कूपन। स्टेप अप कूपन में क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है, अकॉर्डिंग टू अ प्री डिटरमाइंड स्केड्यूल, the coupon rate in the bond also increases. So these are structured so that coupon rate increases over time according to a predetermined structure. But ऐसे केस में अगर कल को मार्केट यील्ड बढ़ जाती है, a bond holder may get a higher coupon rate as his bonds are less likely to be called on the step up date, which makes sense कि अगर कल को बॉन्ड यील्ड बढ़ गई दैट मीन्स प्राइसेस फॉल करेगी, और इसका मतलब ये है कि अगर प्राइसेस गिर गई है देन दिस इट डजंट मेक सेंस फॉर द बॉन्ड इशूअर टू गेट हिज कॉल द बॉन्ड, राइट। सो दीज आर स्टेप अप कूपन बॉन्ड्स। इसके बाद आते हैं क्रेडिट लिंक्ड कूपन। क्रेडिट लिंक्ड कूपन में क्या होता है? सो these bonds are linked to the credit rating of the company. So if the credit rating of the company goes up, that means कि रिस्क कम है, यानी रिटर्न भी आपका कम होगा, तो इस केस में कूपन रेट आपकी नीचे आ जाती है। और अगर क्रेडिट रेटिंग नीचे चले जाती है तो नेचुरली है रिस्क ज़्यादा है तो कूपन रेट भी बढ़ जाएगा। एक होते हैं पेमेंट इन काइंड बॉन्ड्स। पेमेंट इन काइंड बॉन्ड्स बड़े विचित्र तरीके के बॉन्ड्स हैं। इसको मैं अगर बहुत सिंपल टर्म से समझाना चाहूँ तो जिन लोगों की फैमिलीज़ में सहारा के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करा था वो इसके सबसे बड़े नमूने हैं पेमेंट इन काइंड बॉन्ड्स के। वहाँ पे क्या ही हो रहा है, इन्वेस्टर के साथ उनको ये बोला जाता है कि उनके पास पैसा तो कुछ नहीं आता बॉन्ड्स का वापस, उनको ये बोला जाता है ये लो हरी पत्ती, ये लाल पत्ती, ये ग्रीन पत्ती, मतलब कागज़ के अलग अलग रंग दे देते हैं और बोलते हैं कि जितने का इंटरेस्ट बन रहा है ना आपको, उतने का आपको नया बॉन्ड दे दिया हमने। सो दीज आर कॉल्ड पेमेंट इन काइंड बॉन्ड, कि जो भी आपका एंटिसिपेटेड कैश फ्लो है उतने का आपको नया बॉन्ड इशू कर दिया जाता है इन ऑर्डर टू सर्विस एनी शॉर्टफॉल इन द बॉन्ड, विच इज़ वेरी स्टूपिड कि पर्पज़ ही क्या हुआ फिर अगर यही करना था तो। ऐसे तो आई कैन पाइल ऑन एनी काइंड ऑफ डेट, सो आइडियली यू शुडंट इन्वेस्ट इन सच बॉन्ड्स। एक टाइप का बॉन्ड है डेफर्ड कूपन बॉन्ड और स्प्लिट कूपन बॉन्ड्स। इनको पढ़ते हैं क्या होता है। रेगुलर कूपन पेमेंट्स डू नॉट बिगिन अंटिल अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर इशुएंस।
जिसे आप मोरेटोरियम कह सकते हो कि यू डोंट पे कूपन अंटिल अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. These are issued by firms that anticipate cash flows will increase in the future to allow them to make interest coupon payment. Zero coupon bonds are also type of a deferred coupon bond because you're not paying anything till a specific time. EPC प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जहाँ पे भी ये चीज़ होती है कि जब फर्स्ट कैश फ्लो जनरेट होने वाला होता है तब आपका पेमेंट साइकिल स्टार्ट होता है. मोस्ट जो अच्छे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें भी यही होता है कि यू डोंट पे एनीथिंग टिल सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम. मोरेटोरियम पीरियड रहता है एंड योर फर्स्ट पेमेंट स्टार्ट्स ओनली आफ्टर स्पेसिफिक टेन्योर हैज़ सब्सटैंशिएटेड एंड कैश फ्लो स्टार्ट हो गए हैं बिजनेस में आना. इसके बाद आते हैं इंडेक्स लिंक बॉन्ड्स. इंडेक्स लिंक बॉन्ड्स जो होते हैं विच आर लिंक टू सम काइंड ऑफ इक्विटी इंडेक्स और एनी अदर पब्लिश इंडेक्स, जिसे इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स बोलते हैं. दे आर लिंक टू द CPI और द WPI. ओके, index bonds will pay less than their par value even when the index has decreased substantially. This is called principal protection. ये इसका कहने का मतलब ये है कि इवन दो जैसे आज इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है, सम मैजिक हैपन्स और इन्फ्लेशन नीचे आ जाता है, तो आइडियली तो भाई पेमेंट कम होना चाहिए ना, बट ऐसा नहीं होगा बिकॉज इंडेक्स बॉन्ड्स होते हैं या एनी इंडेक्स लिंक बॉन्ड जो होते हैं, दिस अ फीचर कॉल्ड कैपिटल प्रोटेक्शन. यानी जो कैपिटल इन्वेस्टेड एटलीस्ट वो तो मिलना ही मिलना चाहिए टू इन्वेस्टर. That's why there is some kind of capital protection in these bonds, and you'll at least get your par value. Now, another thing that we are going to read about is contingency provision, which is affecting the timing and the nature of cash flows of fixed income securities. A contingency provision in a contract describes an action that may be taken if an event actually occurs. Contingency provision bond indentures are called embedded options. Bonds that do not have contingency provisions are referred to as straight or free option free bonds. So this is a very interesting concept. इसको इंट्रोड्यूस करने का तरीका थोड़ा सा अलग है बिकॉज लेवल 2 में क्या बहुत डायरेक्ट हो जाता है. ये वहाँ पर डायरेक्टली आपको एम्बेडेड ऑप्शंस के बारे में बता दिया जाता है. तो एक बार मैंने कंटिजेंसी प्रोविजन पढ़ा तो मुझे भी लगा यार ये कौन सा टॉपिक है जो लेवल में पढ़ा नहीं है. एक्चुअली होता क्या है, दे आर सिंपल बॉन्ड्स, बिल्कुल प्लेन वैनिला बॉन्ड्स की भाई ठीक है 1000 रुपये लिए तो मेरे को 12 महीने तक इतना पे करता रहे और 1 साल बाद पैसा रिडीम कर लेना. दीज आर कॉल्ड कंटिजेंसी, दीज आर कॉल्ड ऑप्शन फ्री बॉन्ड्स, स्ट्रेट बॉन्ड्स. यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई इफ बट टू मैं कुछ नहीं है, ठीक है. एक बॉन्ड होता है जहाँ पे ये होता है जो डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट की साइकिल पर, कि फॉर एग्जांपल आज अगर इंटरेस्ट रेट नीचे गिर गया, ठीक है, और हमने पढ़ा है कि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और इंटरेस्ट रेट में. तो इंटरेस्ट रेट अगर नीचे गिर गया दैट मीन्स यील्ड जो है या सॉरी प्राइस जो है मेरी वो बढ़ेगी. अगर प्राइस बढ़ गई है तो जो बॉन्ड इशूअर है वो अपने कभी बॉन्ड रिडीम नहीं करेगा. भाई इसको फ़ायदा क्या है रिडीम करके? अगर प्राइस बढ़ गई है तो बॉन्ड इशूअर हमेशा अपने बॉन्ड्स रिडीम करेगा ही करेगा. इसको ऐसे समझते हैं, मैं थोड़ा एग्जांपल बनाता हूँ जिससे क्या समझाने में आसानी हो और समझने में भी. जैसे मान लो कि एक बॉन्ड इशूअर है, उसने बोला कि मैं बॉन्ड इशू कर रहा हूँ 105 रुपये में, ठीक है, और 100 रुपये के फेस वैल्यू बॉन्ड है, 105 रुपये में इशू कर रहे हैं, और 1 साल बाद जो बॉन्ड इशूअर है उसके पास ऑप्शन है बॉन्ड कॉल करने का. बॉन्ड कॉल करने का मतलब ही कैन रीपे यू द होल अमाउंट बिफोर मेच्योरिटी. हमें अभी यही बताया गया था ना कि भाई मेच्योरिटी तक पेमेंट आता है, बट कॉल बॉन्ड्स में ऐसा होता है कि वहाँ पे बोल दिया जाता है इन्वेस्टर बॉन्ड इशूर के द्वारा कि अगर मेरे पास पैसा रहा तो एक स्पेसिफिक प्राइस है उस पर मैं बॉन्ड रिडीम कर लूँगा तुमसे. समझ में आ रहा है? तो उनको बोलते हैं कॉलेबल बॉन्ड्स या कॉल बॉन्ड्स, जैसे इसमें लिखा हुआ भी है कॉल बॉन्ड्स या कॉलेबल बॉन्ड्स बोलते हैं. जहाँ पे क्या होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट बॉन्ड इशूअर के लिए फेवरेबल है, ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो बॉन्ड इशूअर के लिए फेवरेबल है, देन ही विल डेफिनेटली कॉल दोज बॉन्ड्स और वो अपनी लायबिलिटी अपनी बुक से हटा देगा. ज़्यादा बेटर है ना. सो फॉर एग्जांपल 4 साल का मैंने कोई बॉन्ड लिया, बॉन्ड की प्राइस थी सपोज 102 रुपये. 102 रुपये मैं लिया, मेरे को कोई यील्ड स्पेसिफिक आ रही थी, और बॉन्ड इशूअर ने पहले बोला था 2 साल बाद अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाता है तो मैं बॉन्ड रिडीम कर लूँगा. और बॉन्ड रिडीम कितने में करूँगा? आपने 102 रुपये में परचेज़ करे, मैं 102 रुपये में ही परचेज़ कर लूँगा चाहे से आपसे,
या 101 में ही कर लूँगा आपसे, ठीक है। तो अब इसमें पहले ये समझने की ज़रूरत है कि बॉन्ड इशूअर को फ़ायदा क्या है इस ये कॉलेबल बॉन्ड का ऑप्शन रखने से। बॉन्ड इशूअर को बहुत बड़ा फ़ायदा है इसमें। बॉन्ड इशूअर को ये फ़ायदा है कि अगर कल को इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाती है तो प्राइस बढ़ जाएगा। तो जो बॉन्ड है, जो अभी मान लो कोई भी स्पेसिफिक प्राइस है, उसकी प्राइस बढ़ गई मार्केट में, 105 रुपये का हो गया ये बॉन्ड, जो 102 रुपये में हमने लिया था वो 105 रुपये का हो गया। बट बॉन्ड इशूअर ने पहले ही कॉन्फिडेंट डाल दिया बॉन्ड में कि भाई मैं तो 100 रुपये में ले लूँगा या 101 रुपये में ले लूँगा, 102 रुपये में ले लूँगा। बट मेरे को तो सस्ते में पड़ जाएगा ना बॉन्ड इशूअर को। तो एज अ बॉन्ड इशूअर इट विल बी वेरी चीप फॉर मी नाउ टू परचेज द बॉन्ड फ्रॉम द मार्केट। क्यों? क्योंकि भाई इंटरेस्ट रेट नीचे चले गई, प्राइस ऊपर चले गई, 102 रुपये का बॉन्ड 105 रुपये का हो गया। बट मेरे को तो 101 या 102 का ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कॉल प्रोविजन मैंने डाल रखा है। कॉल प्रोविजन, कंटिन्यूसी प्रोविजन था, वो मैंने डाल रखा है मेरे बॉन्ड में। तो बॉन्ड इशूअर का तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। देन ही विल डेफिनेटली कॉल दोस बॉन्ड एट 101 और 102 रुपीज़। अब सिंस इंटरेस्ट रेट नीचे आ चुका है, ठीक है, उसके पास एक और फ़ायदा है। नाउ ही कैन फर्दर इशू द बॉन्ड एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट। जो बॉन्ड उसने 105 रुपये में दिया था, उसमें मान लो कूपन था 10% का, इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया। इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया तो बॉन्ड का कूपन तो उस टाइम तो वही रहा, 10% ही रहा, और उसकी प्राइस हो गई 105 रुपये। 102 रुपये का बॉन्ड 105 रुपये का हो गया। उसने बोल दिया कि भाई मैं तो बॉन्ड कॉल करो। उसने बॉन्ड कॉल कर लिया, पैसा दे के सारे के सारे बॉन्ड रिडीम कर लिए इन्वेस्टर से, ठीक है। नाउ इंटरेस्ट रेट नीचे है, अब मार्केट में 10% का कूपन नहीं मिलेगा। अब मार्केट में 10% का कूपन होगा 8% का या 7% का या 9% का। बेसिकली जितनी उसको लायबिलिटी पे करनी पड़ रही थी वो कम हो गई ना अब तो उसके पास ऑप्शन है कि भाई तू तो बॉन्ड पे अभी कर दे, कॉल कर ले बॉन्ड्स को, बॉन्ड पे कर दे, नए बॉन्ड इशू कर दे एट लोअर इंटरेस्ट रेट। तो वाई वुडंट बॉन्ड इशू वो डू दैट? करेगा ही करेगा ना, बिकॉज ही हैज़ द बेनिफिट। उसका तो सीधे सीधे बेनिफिट है, कम इंटरेस्ट रेट पे मैं पैसा रेस कर पाऊंगा। पहले मेरे को 10% का ब्याज हर महीने या हर साल देना पड़ता था, अब कुछ नहीं है, अब 7-8% या 9% का दूंगा। तो उसका बेनिफिट हो रहा है इन कॉलिंग द बॉन्ड्स अर्ली, राइट। सो दीज आर वेरी वैल्यूएबल टू बॉन्ड इशूअर। ये इंपॉर्टेंट है, कॉल बॉन्ड्स आर वेरी वैल्यूएबल टू बॉन्ड इशूअर, क्योंकि दे आर प्रोटेक्टिंग बॉन्ड इशूअर फ्रॉम पेइंग अ हायर प्राइस इन द फ्यूचर, राइट। एंड दैट्स वाई जो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन होती है दैट इज ऑलवेज मोर देन प्राइस ऑफ अ कॉलेबल बॉन्ड माइनस प्राइस ऑफ नॉन कॉलेबल बॉन्ड। मतलब वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन is always more than price of a callable bond is always more than the price of non-callable bond, and hence they have a more value, right? Because हो क्या रहा है यहाँ पे, the interest of the bond issue is protected in the beginning itself, right? So ये होते हैं call bonds. सो 3 टाइप के कॉलेबल बॉन्ड्स होते हैं। एक होता है अमेरिकन स्टाइल जस्ट लाइक अमेरिकन्स, वहाँ पर कुछ भी कभी भी हो रहा होता है ठीक है। सो दे कैन बी कॉल्ड एनी टाइम आफ्टर द फर्स्ट कॉल डेट। यूरोपियन स्टाइल जस्ट लाइक यूरोपियंस बहुत ही पर्टिकुलर होता है, सो दे आर कॉलेबल ओनली एट द कॉल डेट। जो उसकी कॉल डेट है उसी पे कॉल हो सकता है। बर्मुडा स्टाइल इज समवेयर मिक्सचर ऑफ अमेरिकन एंड यूरोपियन, जहाँ पे यू कैन कॉल द बॉन्ड्स ऑन स्पेसिफिक डेट्स आफ्टर द फर्स्ट कॉल डेट, often on coupon payment dates, ठीक है। In order to avoid higher interest rate required on callable bonds, but still reserve the option to redeem bonds early when corporate or operating event require it, issuer introduce bonds with make whole provision. अब इसमें ये क्या बोला है कि in order to avoid higher interest rate required on callable bonds, but still preserve the option to redeem bonds early when corporates or events require it. इसका कहने का मतलब है कि हायर इंटरेस्ट रेट, क्योंकि देखो कॉलेबल बॉन्ड है, कॉलेबल बॉन्ड अगर मुझे पता है इस बॉन्ड में कॉल ऑप्शन है, तो कोई भी इन्वेस्टर जो समझदार है वो जब ही परचेज करेगा इसको जब इसमें उसको यील्ड जो मिल रही होगी वो हायर मिल रही होगी नॉन कॉलेबल बॉन्ड्स। लॉजिक यही बोलता है, राइट, कि वो जब ही लेगा जब उसको हायर इंटरेस्ट रेट मिल रही होगी उस बॉन्ड पर। तो मेक होल प्रोविज़न एक इंट्रोड्यूस किया गया बॉन्ड्स में, जिसके थ्रू जो बॉन्ड इशूअर है वो हाई इंटरेस्ट रेट देने से बच सकता है,
एंड साथ साथ उसके पास ऑप्शन भी है कि वो जब चाहे बॉन्ड रिडीम कर ले एज एंड व्हेन एनी कॉर्पोरेट और ऑपरेटिंग इवेंट रिक्वायर्स इट। ठीक है, तो मेक होल प्रोविजन में कॉल प्राइस फिक्स नहीं होती है, उसमें कॉल प्राइस फिक्स नहीं है कि किस प्राइस पे कॉल हो, बट उसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ द बॉन्ड एक सर्टेन प्राइस निकाल ली जाती है कि भाई इस प्राइस पे हम कॉल करेंगे, और दिस इज़ वेरी हाईली अनलाइकली कि जो कॉल प्राइस होगी ना दैट विल बी लोअर देन द मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उनको डिस्काउंट करके आज पे ले आ रहे हो। ठीक है, आप आज में ला रहे हो तो यू विल मेक श्योर कि जो प्राइस ऑफ द बॉन्ड है, जो कॉल प्राइस आप जो निकालोगे, इट इज़ एनीवेयर हायर देन द एनीवे हायर देन द करंट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, therefore issuer जो है there are less chances that he'll call the bond. Even if he does, the bond holder is also protected against any loss of future income because of the call provision. नेट इफेक्ट ये रहता है कि या तो बॉन्ड लोअर यील्ड पे इशू हो या रिडीम हो जैसा नेसेसरी हो। ठीक है, कॉल बॉन्ड्स के जैसे ही होते हैं पुटेबल बॉन्ड्स, यहाँ पे बॉन्ड होल्डर के पास ऑप्शन होता है टू सेल द बॉन्ड whenever he feels it is the right time, और whenever he feels कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है यानी प्राइस ऑफ द बॉन्ड नीचे आ गई है, प्राइस ऑफ द बॉन्ड नीचे आ गई है यानी मैं ऊपर के प्राइस पे बेच सकता हूँ बॉन्ड। सो पुटेबल बॉन्ड्स वैसे ही बॉन्ड्स होते हैं। फिर आते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वो होते हैं जहाँ पे बॉन्ड होल्डर हैज़ अ राइट टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू सम स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स एट अ स्पेसिफिक प्राइस डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्वेनेंट ऑफ द बॉन्ड। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को हाइब्रिड सिक्योरिटी भी बोला जाता है बिकॉज दे ऑब्वियसली बिकॉज दे आर गिविंग द ऑप्शन टू द इन्वेस्टर कि भाई वो उन बॉन्ड्स को ही कैन कन्वर्ट इनटू शेयर्स, एंड तो ओनरशिप राइट में मिलता है एंड कोई भी डाउनसाइड प्रोबेबिलिटी से भी बचा जा सकता है फॉर द बॉन्ड होल्डर। वारंट्स आर नोन एज स्वीटनेस एंड गिव्स द राइट टू द होल्डर टू बाय द फर्म शेयर एट अ गिवन प्राइस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। COCO bonds or the contingent convertible bonds, these gives the bondholder the right to convert from debt to equity only if a specified event has occurred. These bonds usually are issued by European banks to maintain a certain level of equity financing in the books and maintain the minimum equity requirement. So this was the first chapter. These are 28 slides which I'll be sharing with you if you require that. You can mail to me on nextpeacefinance@gmail.com and I'll be very happy to share these with you. Also, if you like whatever I've done, you can comment, and if you need any help, you can obviously mail me. I have tried to substantiate everything possible as much as I could, and even if I fall short on anything, you can let me know in comments or you can mail it to me as well. Thank you.